नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। 8 दिसंबर को आए चुनाव परिणामों से साफ है कि कांग्रेस ने जहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रभावी वापसी की है, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर और राजस्थान के उपचुनाव में भी अपनी सीट बचाने में सफल रही। इस जीत के सियासी गलियारियों में कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन सफलताओं के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और उसे गुजरात की बड़ी सफलता के बाद भी अब जीतों से संजीवनी मिली है। कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में सफलता हासिल करते हुए वहां जीत की हैट्रिक लगा दी है। इसके पहले दंतेवाड़ा, चित्रकूट, मरवाही और खैरागढ़ उपचुनाव में भी कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। इस तरह कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए 5 उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस ने इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है और राजस्थान विधानसभा का उपचुनाव भी जीत लिया है। कांग्रेस की इन सभी जीतों पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। अब बीजेपी को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में चुनाव जीता है। कांग्रेस इस देश के रगों में बसती है। हमने कई दौर देखे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर से पुनर्जीवित हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो विपक्ष दलों को समाप्त करने का विपक्ष दलों के समाप्त नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी इस देश के रग रग में बसा है। जरूर हम कोई चुनाव हार जाते हैं, मगर फिर से हमने कई दौर हमने देखे हैं। उन दौर में फिर से कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हुई है और हम फिर बड़ी ताकत के साथ हम लोग आगे आए हैं। और ये हरियाणा और जो हिमाचल की जीत और चुनाव की जीत एक बड़ी जीत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की निर्वाचित प्रत्याशी सावित्री मंडावी को बधाई दी है। इसके साथ ही आरोप लगाते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ये चुनाव जीता है। साजिश पूर्वक बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को फंसाने का काम किया गया, जिसकी वजह से हम पीछे रहे। वहीं भानु प्रतापपुर में नोटा का प्रयोग भी ज्यादा हुआ है। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को मिले मतों की बड़ी वजह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान से दूर रहना रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि मात्र 1% के अंतर से बीजेपी की सरकार चली गई। इस छोटे से अंतर से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। हिमाचल प्रदेश में हार की एक वजह एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुजरात में मिली जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कांग्रेस की ये सबसे खराब हार है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया। न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। बीजेपी को मिली जीत और कांग्रेस को मिली हार दोनों ही अप्रत्याशित हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य चुनावों में अगर कांग्रेस के प्रदर्शन पर गौर किया जाए तब वह कांग्रेस की दृष्टि से संतोषप्रद जरूर कहा जा सकता है। 2 उपचुनावों में जीत और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के जरिए सत्ता में वापसी निश्चित ही कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं कही जा सकती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो जो रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट परिणाम के तहत कांग्रेस को जिस तरीके से जीत मिली है, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम कर रही है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, बीजेपी नेता हैं निश्चय वाजपेयी और साथ में वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए सुरेश जी की ओर बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से अब जीत मिली है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, और जिस तरीके से मंडावी जी को जीत मिली है प्रचंड बहुमत से 21,000 वोटों से, क्या कहेंगे इस विषय में?
ऋषभ जी, भानु प्रतापपुर की जनता ने स्वर्गीय मनोज मंडावी जो जननेता थे, गांव-गांव में, वार्ड में, हत्ते घर में उनका जुगाड़ था, जो उनका जो उनकी स्वीकार्यता थी, जो उनका सम्मान था, उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही भूपेश बघेल सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता का मुहर है। एक बार फिर से भूपेश पर भरोसा बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल मुखिया रहे सम्माननीय रमन सिंह जी का जो वक्तव्य है, एक पास्को एक्ट जैसे नाबालिग से बलात्कार के आरोपी के समर्थन में आज भी वो खड़े हैं। 2019 का मामला है, ये संविधान और कानून को तो मानते नहीं, या भाजपाइयों के लिए अलग से कानून है। रघुवर की सरकार थी, मेरी तो यह मांग है ऋषभ जी कि रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट कराया जाए। बिना उच्च राजनीतिक संरक्षण के पास्को एक्ट जैसे मामले में गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। और जिस बेशर्मी से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मानंद जैसे दुराचारी के समर्थन में खड़े रहे, ये निंदनीय है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नैतिकता का सवाल है। एक नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी और अनैतिक व्यापार में धकेलने के आरोपी के समर्थन में जिस प्रकार से आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वक्तव्य आ रहा है, जो प्रतिवेदन है वो 30/8/2019 को न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है, जिसमें 10वें क्रम पर ब्रह्मानंद नेताम का नाम है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको क्लीन चिट देते हैं। फिर वो जमानत के लिए, गिरफ्तारी रोकने के लिए, बलपूर्वक गिरफ्तारी रोकने के लिए एक तरफ वो उच्च न्यायालय जाते हैं, दूसरी तरफ कभी पहले ये प्रकरण को नकारे, एफआईआर को नकारे, फिर पीड़िता के 164 के बयान को नकारे, फिर प्रतिवेदन को नकारे। बता रहे कितना पुराना मामला है, तो छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार ने अपना एक्शन क्यों नहीं लिया? ये चुनौती दे रहे हैं ऋषभ जी। गृह जो है वो राज्य सूची का विषय है, उससे पहले भी 3 बार गिरफ्तारी का प्रयास हुआ था। मैं वही कह रहा हूं ना, 2019 में जब 2 आरोपी छत्तीसगढ़ से पकड़े गए, जब शीतल महतो की गिरफ्तारी रायपुर से हुई थी, सुरेंद्र सिन्हा की गिरफ्तारी जोग थाना महासमुंद जिले से हुई थी, उस समय ब्रह्मानंद के गिरफ्तारी का भी प्रयास हुआ था, लेकिन उच्च राजनीतिक संरक्षण के चलते ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी रोकी गई। गृह राज्य सूची का विषय है और रघुवर की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, संरक्षण मिलता रहा और इस पूरे प्रकरण की जानकारी भाजपा के नेताओं को थी। और जब स्कूटनी का समय था तब तक मामला बाहर नहीं आया था, ये दबा के रखे थे। यहाँ के पत्रकार हैं सम्मानी रामोतार जी, ये भी इस बात से विदित है कि जब बृजमोहन अग्रवाल को प्रभार मिला तब यह मामला क्यों खुला, क्योंकि यह गुटी राजनीति का प्रमाण है। भाजपा में जो प्रतिस्पर्धा है, रमन सिंह, बृजमोहन, शिवरतन शर्मा, अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट है, तो एक दूसरे को निपटाने की जो प्रतिस्पर्धा है उसके चलते यह मामला प्रकाश में आया। वर्मा साहब गुट की बात कर रहे हैं, गुट की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। निश्चय जी, क्या कहेंगे आप? गुट की बात कर रहे हैं, दूसरा बड़े बड़े नाम भी ले रहे हैं वर्मा जी, और आरोप भी लगा रहे हैं, और यह भी आरोप है इतना बड़ा कि बीजेपी पार्टी क्यों बचाने की कोशिश कर रही है एक दुराचारी को। देखिए, पहली बात ये बहुत आपत्तिजनक बात है, ये सुरेंद्र भाई जो हैं स्वयं वकील हैं, वो जानते हैं कि आरोपी होना और अपराधी होना दोनों में अंतर होता है। आप इतनी सार्वजनिक डिबेट में जब तक चुनाव था आप कर रहे थे, ठीक है। मैं आपसे 2-3 बात कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इस विषय का मामला नहीं है क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, कांग्रेस के लिए अब ये मैटर खत्म है। 2019 में जब ये घटना हुई, कांग्रेस के जानकारी में नहीं थी ऐसा। इनके जो अभी चुनाव के समय में मंत्री जी को सुन रहा था तो उनने कहा कि नामांकन के दौरान उनके पास ये दस्तावेज पहुंचाया गया जो ये बोल रहे हैं गुटी राजनीति के तौर पर। देखिए, आज सूचना का विस्फोट है, छोटी सी छोटी घटना की पूरी जानकारी पूरे विश्व पटल पे आ जाती है। इतनी बड़ी घटना हुई, जितना बड़ा ये बता रहे हैं, इनके जानकारी में नहीं आई। इनकी सरकार है ना, ये केवल और केवल विशुद्धतः राजनीतिक प्रोपोगेंडा करके वहां पे अपना लाभ लेना चाहते थे। सावित्री बहन को बहुत बधाई है, वो एक अलग विषय है, चुनाव खत्म हो गया। और दूसरी बात, ये बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इसको ये ऐसा इसके पक्ष में खड़ा है, वो उसके पक्ष में खड़ा है। ये अरे भैया, उनको जब कोर्ट से राहत मिल गई है, आप कोर्ट से राहत मिल गई, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट ने राहत गलत दी है क्या? अगर अपराधी है तो अपराधी को कोर्ट राहत देती है क्या? आप एक चीज को समझिए, अभी प्रक्रिया विचार में, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, प्रक्रिया जो है अभी मामला विचाराधीन है माननीय न्यायालय में, इसमें बहुत ज्यादा बहस का कोई विषय नहीं है। मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा कि जनता के बीच में बहुत जबरदस्त नाराजगी थी।
और आप देख सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके से प्रशासनिक खेल और ये सब चीजें की गई, और ये भी एक जनता की होती है उम्मीद कि भाई 1 साल का समय बचा है तो अपन शासन की तरफ जाएं। जो भी कारण रहे, जनता का जनमत स्वीकार है, हृदय स्वीकार है, लेकिन जनता की इसलिए नाराजगी अगर होती आप तो चुनाव बीजेपी के को पक्ष में मुद्दों पे वोट लड़िए, पड़ते। जनता के मुद्दों पे लड़िए। देखिए भाई साहब, ये कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उसके विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़े हैं। भाजपा और कोर्राम जी को मिलाकर के आप देखेंगे ना तो नाराज वोट ज्यादा हैं। ये ठीक है कि वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ नहीं आए, क्योंकि उसके लिए इस तरीके के काम किए गए। क्या कह रहे हैं वर्मा जी? ऋषभ जी, जो दस्तावेज जो चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो जाता है, जो प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत हो जाता है, उसके बाद वो सार्वजनिक दस्तावेज कहलाता है। ये जो प्रतिवेदन सिंह भूमि जिला अधीक्षक कार्यालय से न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, वो मैं माननीय पत्रकार रामोतर जी के सामने रखता हूं। ये 15/5/2019 का प्रतिवेदन है जो 30/8/2019 को सबमिट हुआ है। ये उसको मानने को तैयार नहीं है। उसमें 10वें क्रम पर आरोपी के रूप में ब्रह्मानंद नेता पूर्व विधायक भानुप्रतापपुर लिखा हुआ है, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही सदाचारी हो जाते हैं। कोर्ट ने बलपूर्वक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, इनको क्लीन चिट नहीं दिया है। अभी भी वो पास्को के आरोपी है, प्रक्रिया हो जाने दीजिए, उनके खिलाफ मामला हो जाने दीजिए, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात, भानुप्रतापपुर चुनाव की बात है ऋषभ जी, तो भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी और नोटा तीनों के बीच सेकंड, थर्ड और चौथे नंबर की प्रतिस्पर्धा थी। 21,000 से ज्यादा वोट की मार्जिन है। लगातार इसी प्रकार से 5 उपचुनाव हुए ऋषभ जी। ये चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे करते हैं और चुनाव के बाद हार के बहाने तलाशते हैं। इसी प्रकार से आपको याद होगा मरवाही के समय भी ये सब वोट को जोड़ के जोगी कांग्रेस का इतना भाजपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की जमानत जब्त की बात करते थे। ये मरवाही में अभी हमने इतिहास रचा। 5 उपचुनाव हुए जिसमें 3 महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने मौका दिया, और इनके महिला विरोधी होने का प्रमाण है कि इन्होंने एक भी महिला प्रत्याशी नहीं उतारे। और 5 उपचुनाव में किसी भी उपचुनाव में 11,000 से कम की लीड नहीं रही। तो भाजपा तो पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुकी है और नैतिकता का तो सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से झूठ की राजनीति करती है, भ्रम फैलाते हैं। आम जनता के विषयों से कोई सरोकार नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी जो 2,500 रुपए में वनोपज खरीदे जाते थे, आज 4,000 रुपए है। 6 के स्थान पर 65 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। जो जमीन इन्होंने छीना था, जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किए थे, लोहारी गुंडा में हमारी सरकार ने निःशुल्क वापस किया। 4,65,000 से अधिक वन भूमि पट्टे बांटे हैं। जितने फर्जी मामले इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों के खिलाफ दर्ज करके जेल में डाले थे, जस्टिस पटनायक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हजारों रिहाइयां हुई है। तो ये 15 साल आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले आज छत्तीसगढ़ का किसान जी आपके पास आऊंगा, वाजपेयी जी आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, राम अवतार जी, उनसे जरा बातचीत कर लेता हूं। तिवारी जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, कन्याकुमारी से शुरू हुई, मध्य प्रदेश होते हुए गई, एक भव्य रूप लेती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में चिंता जरूर है। अब जिस तरीके से नतीजे सामने आए, चाहे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव जिस तरीके से हुए और जो रिजल्ट आए हैं कांग्रेस के पक्ष में आए, तो क्या आगामी चुनाव के लिए ये चुनाव के परिणाम टॉनिक का काम करने वाले हैं कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए? क्या अब मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, जो चुनाव परिणाम आए वो कांग्रेस को खुश होने के लिए काफी है, मगर उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं वो अलग होते हैं और आम चुनाव के रिजल्ट अलग होते हैं। अब जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे, उस विधानसभा में क्या परिणाम आएंगे ये अभी कोई नहीं बता सकता। अभी से दोनों पार्टियों को मेहनत करना पड़ेगा। सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, तो उसको भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जनमत संग्रह है। उसने सरकार में 5 साल क्या काम किए हैं जनता ये पूछेगी और उसके आधार पर वोट होंगे। अगर वो अच्छा काम किया है तो निश्चित तौर पर दूसरा मौका जनता देगी। अगर उसने गलत काम किया है, जनता से जुड़ाव नहीं है, पार्टी मजबूत नहीं है, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल के रूप में बड़ी पार्टी भाजपा है, उसको मौका मिल सकता है। भाजपा को भी कमजोर नहीं माना जा सकता, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी खास विशेषता उसकी रणनीति रहती है।
उसके ठीक है तिवारी जी, आप कार्यकर्ता बता रहे है, हैं उसका बीजेपी संघ है, देश की सबसे बड़ी तो पार्टी है, उसके लेकिन 15 कांग्रेस भी साल काफी के पुरानी शासन पार्टी है रहे और हैं। उसमें भी बड़े बड़े नेता हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है। ताम्रध्वज साहू की अगर हम बात कर लें, टीएस सिंहदेव की अगर हम बात कर लें, और भूपेश बघेल एक ऐसे मुख्यमंत्री बन के उभरे हैं जिनका डंका पूरे देश में गूंज रहा है, और जो नीतियां और रीति छत्तीसगढ़ में चल रही हैं उनको कॉपी करने की भी अब बातचीत दूसरे राज्यों में चल रही है। कर्नाटक की अगर हम बात करें, नीचे साइड के राज्यों की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या अब कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में? ये छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी को अपने काम करने के लिए समय चाहिए, समय पर्याप्त है। उसमें अगर जनता से जुड़ाव होगा, जनता में जनता के प्रति सक्रियता होगी, उसके प्रति विश्वसनीयता होगी और जनता को कुछ देने का उसका वादा होगा, तभी बदलाव हो सकता है। अन्यथा जो रूटीन है वही चलते रहेंगे। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जहां तक अभी तक दोनों दलों के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, राजनीति में नैतिकता ही महत्वपूर्ण है। नैतिकता एक संदेश देता है कि आप किस तरह काम करते हैं, क्या काम करना चाहते हैं और कैसे काम करना चाहते हैं। जब पीड़िता ने धारा 164 में बयान दिया है, तो बयान दिया, बयान में नाम था, बयान में अगर नाम है तो नैतिकता के नाते भाजपा को इसको देखना चाहिए था और उसके आधार पर प्रत्याशी चयन करना था। प्रत्याशी चयन में निश्चित तौर पर भाजपा से चूक हुई है। उस चूक के कारण ही भाजपा की भी छीछालेदर हुई है और कांग्रेस को ये बताने का अवसर मिल गया कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तिवारी जी, आपके पास वापस आऊंगा। प्रत्याशी बनाते वाजपेयी जी हैं। की ओर बढ़ते हैं। वाजपेयी जी कहीं ना कहीं प्रत्याशी चुनने में चूक तो हुई है, और ऊपर से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी अपना वर्चस्व दिखा रही है। बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं इसको पहले हल्के में ले रहे थे, अब इस यात्रा को सीरियसली लेने लगे हैं। और जब ये जो परिणाम सामने आए हैं हिमाचल प्रदेश के भानु प्रतापपुर के, अब तो बीजेपी को सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात करूं उसके पहले मैं सुरेंद्र भाई बात बोल रहे थे महिलाओं के विषय में, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की जो संवैधानिक मुखिया हैं वो एक महिला हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति बनी हैं। और हमारे प्रदेश की जो संवैधानिक मुखिया हैं वो भी एक वनवासी समाज से हैं, महिला हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ से बनी है, उनके प्रयासों से बनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग बोलने पे कम और करने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को देवी स्वरूपा मानती है, और ये तो बड़ा ओपन सीक्रेट है कि माताओं बहनों का सीधा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, और इसलिए बड़े अंतर महिलाओं से के जीत सम्मान की बात कर रहे हैं वाजपेयी साहब, आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही प्रत्याशी पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और आप उनका पक्ष ले रहे हैं। जांच की बात तो आपने एक बार भी नहीं की। आपको मैं एक बात कह दे रहा हूं, मैं सुनिए ऋषभ जी, मेरा आपसे एकदम स्पष्टता कहना चाह रहा हूं कि किसी भी अपराधी का कोई समर्थन नहीं है। जिसने अपराध किया उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसको साबित होने देंगे। आपको न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? आप अगर ये कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे तो उस पर भी आपत्ति है। मुझे आपसे एक आदरणीय बहुत विनम्र आग्रह है कि जब तक ये कानूनी प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए, सुनिए ना आप, मैं यही कहना चाह रहा हूं, वो एक प्रक्रिया में है। जो अपराधी सिद्ध होगा उसको निश्चित अपराध मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो उसको इस तरीके से मान मर्दन नहीं होना चाहिए उसका। बस इतना ही कहना है मुझे। मेरा दूसरा कहना यह है कि आप विषय पे आ जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अब तैयारी होगी? भारत जोड़ो यात्रा जो कि पहले हल्के में ली जा रही थी, अब काफी भारी हो चुकी है, ऊपर से चुनाव के परिणाम। मैं यही कह रहा था, मैं उसी पे मैं उसी पे आ रहा था भाई साहब। भारत जोड़ो यात्रा जो है, आप जितना उसको बड़ा करके आंक रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मात्र 0.9% वोट परसेंटेज का अंतर है। सीटों पे उसका असर काफी ज्यादा हो गया। मात्र 37,000 वोट हैं। 37,000 वोटों ने 10 सीटें ज्यादा दिला दी हैं कांग्रेस को, और
ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वहां पे लोकप्रिय पार्टी, लोकप्रिय दल बनी हुई है और बराबर से दोनों को वोट मिले हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है, उसकी सीट 1.5 हो गई हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की सीटें 5 गुना कम हो गई हैं, 77 से घट के 17 पे आ गए हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस, देखिए इसमें अगर हम ऐसा समझना चाहें, कांग्रेस बहुत स्वाभिमानी पार्टी है। वो उन राज्यों से, जिन राज्यों से एक बार चल देती वहां कभी लौट के नहीं आती। आप देख लीजिए दिल्ली में अब कांग्रेस खत्म है, केवल कितने में जमानत बची है, वाजपेयी साहब वापस आऊंगा आपके पास, सुरेंद्र जी की ओर बढ़ता हूं। सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से बाहर है, छोटा सा बिहार से बाहर है, कांग्रेस पार्टी जहां जहां जाती वापस नहीं आती है। ऋषभ जी, कांग्रेस जो है आंदोलन से निकली पार्टी है। 2004 से पहले भी ये ऐसे ही कहते निकलते थे, साइनिंग इंडिया का नारा देकर। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके चरित्र को तो देश की जनता देख रही है। ये एक देश एक विधान की बात करते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री जो है एक राज्य तक सीमित हो गए। जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले आज क्षेत्रीय राष्ट्रवाद में उतर आए हैं। जिस प्रकार से गुजरात अस्मिता के नाम पर वोट मांगे, सबसे बड़ा जीएसटी के खिलाफ आंदोलन ऋषभ जी कहीं हुआ तो वो गुजरात था। आज नोटबंदी की कहीं चर्चा नहीं, जीएसटी की कहीं पर बात नहीं, महंगाई बेरोजगारी इनके लिए विषय नहीं है। और जिस प्रकार से अभी चरित्र की बात कर रहे हैं, कठुआ, उन्नाव, हाथरस में महिलाओं का सम्मान करते भाजपाइयों को हमने देखा है। कैसे चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के गुंडे के रूप में भाजपा के नेता खड़े रहे, पीड़िता को ही प्रताड़ित करते रहे, पीड़िता के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और गुजरात में भी जिस व्यक्ति ने बलात्कारी को सदाचारी कहा, उसे गोधरा से टिकट दिए। तो कौन सी नैतिकता की बात करते हैं ये हम तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हिमाचल में भी मुख्य ऑब्जर्वर थे माननीय भूपेश बघेल जी। हमने गोधन न्याय योजना की बात की, हमने किसान न्याय योजना की बात की, हमने वनोपज के संग्रहण की बात की, हमने स्वामी आत्मानंद विद्यालय के नाम पर जो वोट मांगा। तो भाजपा का जो चरित्र है वो खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। ऋषभ जी, 6 राज्यों में 7 उपचुनाव भी हुए जहां भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया गया। निश्चित रूप से हमको आशातीत सफलता गुजरात में नहीं मिली, उसके लिए हम चिंतन करेंगे, जनता के पास जाएंगे। लेकिन इनका जो अहंकार है, छत्तीसगढ़ की जनता ने तो 5वीं बार उपचुनाव में यहां पर इनको दिखाया असलियत क्या है। वहां भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है ऋषभ जी, वहां पर इनके प्रभारी कौन, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, ननकी राम कंवर जैसे कद्दावर आदिवासी नेता जो सबसे अधिक बार भाजपा के विधायक हैं, अभी भी विधायक हैं। लेकिन आरक्षण का निर्णय आने के बाद जिस प्रकार से उनको गायब कर दिया गया, तो ये इनका आउटसोर्सिंग का चरित्र है। क्योंकि कलई खुल रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रमन सरकार के षड्यंत्र के कारण जो दस्तावेज सबमिट नहीं किए इन्होंने हाई कोर्ट में, उसके कारण से यह फैसला आया। तो भाजपा के पाप भी लगातार उजागर हो रहे हैं। और ऋषभ भाई, इनके ये 15 साल लगातार शोषण करते रहे। आदिवासी परिवार को जाति गाय देने का वादा, जल्दी सबके जवाब देने होंगे। वाजपेयी साहब कुछ कह रहे हैं, 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए, समय की बाध्यता है। वाजपेयी जी अपनी बात रखिए, समय की बाध्यता है। जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, डिस्टर्ब है ये। ठीक है, मेरा ये आग्रह है भाई साहब, ये जितनी बातें अभी कर रहे हैं, चुनाव के समय जाके गुजरात में कर लेते, किए भी, इनको नकार दिया जनता ने, पूरी तरीके से नकार दिया है। ये इसी तरीके की हरकतों के कारण से ये दिन को रात बताना चाहते हैं। 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीट पे छत्तीसगढ़ की भी बात कर लीजिए, अभी मेरे समय में यही बोलेंगे, 6 राज्यों मेरे समय में भी यही बोलेंगे। ये बड़ी समस्या भैया। देखिए, समय का सही वितरण होना चाहिए। ऋषभ जी, आपसे आग्रह है, एक तो पूरा समय ठीक है। वर्मा जी, समय बचा तो आपके पास वापस से आऊंगा। वर्मा जी, समय बचा तो आपके पास वापस से आऊंगा। वाजपेयी जी अपनी बात रखिए, 20 सेकंड। मैं भानु प्रतापपुर में भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है और इनका जातिवादी चेहरा जो सामने खुल के आ गया है, ये जाति से लोगों को देखते हैं। लोगों को छत्तीसगढ़ के लोग उनकी काबिलियत से, उनकी नीयत से देखते हैं। मैं एक बात कहूं, उपचुनाव की तुलना आप मत करिए। जो अभी राम अवतार भाई साहब ने बोला कि आप देखिए जो स्टेट के चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी क्या स्थिति है। जहां पे भी कोई दूसरा दल मजबूत हुआ, वहां से कांग्रेस बाहर हुई, कभी लौट के नहीं आई। ये सच्चाई देश की है। ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, ये टुकड़े चर्चा के अंत में मैं ये भारत जोड़ो नहीं है, ये टुकड़े तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़ की जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है सियासत में,
अब आने वाले वक्त में किस तरीके से आप देखते हैं जमीनी स्तर की राजनीति का भलीभूति समझते हैं? छत्तीसगढ़ की राजनीति से भली भांति परिचित हैं आप, कैसे समझते हैं आप इसे? जल्दी से, समय की बाध्यता है सर। मतदाता अब जागरूक हो गए हैं। मतदाता को भरमाने का काम जिस तरह से राजनीतिक दल करते हैं वो अब उस तरह से भरमा नहीं सकते, क्योंकि मीडिया के अलावा सोशल मीडिया और सारे चीजें जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में बेहतर काम करने की दिशा में अगर पार्टियां काम करेंगी, आम जनता से सरोकार, संपर्क और वादा निभाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में अगर सार्थक बहस और सार्थक काम करेंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं। अन्यथा रणनीतियां, बयानबाजियां तो बहुत सारे हो सकती हैं, पर वो अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम तब माना जाएगा जब जिस उद्देश्य से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, जीवन में बेहतरी के लिए, बेहतर अवसर के लिए, सुचिता के लिए, तो ये कहीं नारा ना रहे, इसके अलावा काम भी हो और उस दिशा में काम हो। बहुत अच्छी बात कही तिवारी साहब आपने। छोटे राज्य परिणाम ऐसे नहीं निकलते हैं, परिणाम काम करने के बाद निकलते हैं। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी से निश्चय वाजपेयी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अब राजनीति गरमाएगी, क्या बयानबाजी आगे बढ़ेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।